जय हिंद बच्चों। आपने प्रकाश के तरंग सिद्धांत में लगभग सारे क्वेश्चन को पढ़ लिया है। तो आइए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और देखते हैं कि बुक में क्या सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव अनेकों बुक से आप पढ़ सकते हैं, तो जो बुक आपको अवेलेबल है उससे आप पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल। यहाँ पर देखिए, सवाल इस प्रकार से है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है। तो आपको याद होगा बच्चों, हमने बताया था प्रकाश के तरंग सिद्धांत में, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का सबसे पहला प्रतिपादन जो है वो क्रिश्चियन हाइगन नामक वैज्ञानिक ने कहा था, और उन्होंने निर्वात को भी काफ़ी विरल माध्यम माना था। अर्थात विरल माध्यम जो ईथर है, कण है, उससे बना हुआ रहता है। तो उसी से संबंधित सवाल यह है कि प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है। ईथर कण, वायु कण, धूल कण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ईथर कण सेलेक्ट करना है, तो पहला का ये नंबर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, यहाँ पर है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार। आप देखिए इस क्वेश्चन को, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण अर्थात रंग का निर्णायक कौन होता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ तो झारखंड लिखा हुआ है, लेकिन बिहार बोर्ड में भी कई बार पूछा है इसको। तो इसका ऑप्शन है कि प्रकाश के रंग का कारण जो है आयाम है, तरंग की चाल है, आवृत्ति है, कला है। तो बच्चों, प्रकाश के रंग का कारण आवृत्ति होता है। किसी किसी ऑब्जेक्टिव में आवृत्ति के स्थान पर तरंगदैर्घ्य भी लिखा रहता है। तो यदि आवृत्ति ना हो, तरंगदैर्घ्य लिखा हो, तो वो ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आशा है बच्चों इसको आपने जान लिया होगा कि प्रकाश के वर्ण माने रंग का निर्णायक कौन होता है, आवृत्ति। मतलब प्रत्येक रंग की जो प्रकाश होती है उसकी आवृत्ति अलग अलग होती है। ऐसे तो तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग होता है, तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों हो सकता है। तो जैसा रहेगा प्रश्न आप वैसा सेलेक्ट कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा, तो आपने देखा था कि तरंग गति पर आधारित जो है हाइगन का तरंग सिद्धांत, उसमें परावर्तन के नियम का व्याख्या हो गया था, अपवर्तन का भी व्याख्या हो गया था। और यहाँ पर हाइगन के तरंग सिद्धांत को नहीं पूछ रहा है, यहाँ सिर्फ कह रहा है कि तरंग सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है। तो बच्चों, परावर्तन, अपवर्तन और ध्रुवन आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर में, पोलराइजेशन। तो ये तीनों जो है तरंग सिद्धांत पर आधारित घटना है। लेकिन ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये खोजा गया था, इसके अनुसार प्रकाश जो है कणिका, अर्थात प्रकाश जो है कण के रूप में, जिसे फोटोन कण कहा जाता है, उस रूप में व्यवहार करती है। तो बच्चों, आज हम लोग जानते हैं कि प्रकाश को डुअल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करती है और फोटोन कण के रूप में भी करती है। तो देखिए, फोटोन कण पर आधारित ये घटना है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो ये तरंग गति पर आधारित नहीं है और बाकी है। तो यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन यही कह रहा था कि तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का, इसकी व्याख्या सिर्फ फोटोन कण के द्वारा होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्रकाश स्रोत, 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रकाश स्रोत एक बारीक रेखा छिद्र हो तो उससे परिमित दूरी माने नजदीक में ही उत्पन्न होने वाला तरंगाग्र कैसा होगा। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था तरंगाग्र के बारे में। तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है, गोलाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। और आपको बताया गया था कि बिंदु स्रोत से गोलाकार तरंगाग्र बनता है, जबकि रेखीय स्रोत से
बनने वाला तरंगाग्र बेलनाकार होती है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे कोई बिंदु स्रोत है तो इसके चारों ओर जो ईथर कण कंपन कर रहे होते हैं तो उनका तरंगाग्र क्या होता है, गोलाकार होता है। लेकिन यदि कोई रैखिल छिद्र है इस प्रकार से, तो आसपास जितने भी ईथर कण होंगे तो वो इस प्रकार से कंपन करेंगे चारों बगल, और ये जो तरंगाग्र बनेगा ये बेलनाकार होगा। इस रूप में ये बेलनाकार तरंगाग्र जो है लगातार आगे बढ़ते रहती है। इसको आपने थ्योरी में पढ़ा भी था। और तरंगाग्र पर किरणें सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। इस प्रकार से ये लंबवत किरणें जो है वो बाहर निकलेगी और विस्तारित होगी। तो बच्चों देखा आपने कि रैखिल छिद्र है तो कैसा तरंगाग्र होगा, नज़दीक में तो बेलनाकार होगा, और यही तरंगाग्र अनंत दूरी तक चली जाए तो फिर समतल हो जाती है। चाहे इससे भी अनंत दूरी पर चली जाए तो समतल हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं क्या है कि यदि प्रकाश स्रोत एक बारीक रेखा छिद्र हो, रेखा छिद्र, तो परिमित दूरी पर नजदीक में कैसा बनेगा, बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है आपका 5 नंबर। ये कहता है प्रकाश तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग मानने से निम्नलिखित में कौन सी घटना की व्याख्या नहीं हो सकती है। तो बच्चों इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे ध्रुवन घटना में कि पोलराइजेशन जो घटना है उसी में साबित हुआ था कि प्रकाश अनुदैर्घ्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ है। ये क्वेश्चन पहले ही इस चैप्टर में आ गया है, लेकिन इसको आगे चल के हम लोग ध्रुवन घटना में पढ़ेंगे और साबित भी करेंगे कि प्रकाश एक अनुदैर्घ्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो सकता है, प्रकाश तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग यदि मान लें तो कौन सी घटना की व्याख्या नहीं होगी, तो ध्रुवन की नहीं होगी, ध्रुवन की नहीं हो सकती है, क्योंकि ध्रुवन जो है अनुप्रस्थ तरंग पर आधारित है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। अज्ञात आकार वाले, मतलब या तो बिंदु स्रोत हो, रैखिल स्रोत हो, उसका आकार कैसा है वो मालूम नहीं हो, लेकिन उससे सुदूर स्थित माने अनंत दूरी पर स्थित यदि वो स्रोत हो तो वहाँ से आने वाली प्रकाश का तरंगाग्र कैसा होता है, तो समतल होता है। हमने आपको बताया था कि बिंदु स्रोत हो या रैखिल स्रोत हो, किसी प्रकार का स्रोत हो, तो उससे अनंत दूरी पर स्थित तरंगाग्र जो होगी वो आपको समतल तरंगाग्र होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, समतल होगा। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है प्रकाशमिति चैप्टर से संबंधित है, जो अब आपके सिलेबस में नहीं है, किताब में भी अब नहीं आती है, लेकिन ये व्युत्क्रम वर्ग का ये नियम है प्रकाशमिति के लिए। वो इस प्रकार से है कि कोई बिंदु स्रोत है तो यहाँ से चारों तरफ फैलने वाली प्रकाश की चाल जो है एक समान होगी इस प्रकार से। और आप जानते हैं कि किसी स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा जो विस्तारित होती है तो किसी बिंदु पर ऊर्जा में धीरे धीरे कमी आएगी, उसकी तीव्रता इंटेंसिटी लगातार घटेगी। तो मान लीजिए इसके चारों बगल यदि हम लोग तरंगाग्र की कल्पना करें जिसका रेडियस क्या है, r है, तो इस तरंगाग्र के किसी बिंदु पर जो इंटेंसिटी होगी वो उस गोलाकार तरंगाग्र पर पहुंचने वाली प्रकाश की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अर्थात जितनी दूरी चली जाएगी प्रकाश वो r होगी, और वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता I होगी। तो तीव्रता और दूरी में इस प्रकार से संबंध होगा I व्युत्क्रमानुपाती r²। तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश की तीव्रता जो है ये बिंदु स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहा जाता है। और ये नियम जो है सिर्फ बिंदु स्रोत के लिए ही मान्य है, रैखिल स्रोत के लिए यह मान्य नहीं है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम जो इस प्रकार से है, तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये मान्य होता है किस प्रकार के स्रोत के लिए, तो बिंदु स्रोत के लिए ये मान्य होगा। तो आशा है बच्चों इसको समझ लिया होगा आपने। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है 8।
क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्नलिखित में कौन सी चीज नहीं बदलती है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वेरी वेरी मोस्ट कह लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश की किरण या प्रकाश की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सिर्फ एक चीज ऐसा है जो कभी नहीं बदलता है, वो है प्रकाश की आवृत्ति। तो इसको बच्चों हमने क्लास में भी आपको कई बार बता चुके हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, यही उत्तर होगा इसका। यहाँ तो बोर्ड मॉडल लिखा है लेकिन कई बार बिहार बोर्ड में भी आया क्वेश्चन ये। तो आशा है बच्चों ऑब्जेक्टिव समझ लिया होगा। इस चैप्टर में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बच्चों है नहीं। अब आगे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ये भी बहुत कम है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि प्रकाश के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो क्रिश्चियन हाइगन ने किया था। यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम उसी ने किया था ना, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत तो उसी का है, यहाँ पर लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को मिलाने वाली काल्पनिक सतह को क्या कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा था कि बिंदु स्रोत से समान दूरी पर स्थित जो कण मौजूद होता है एक साथ वो क्या करता है, कंपन करता है, वाइब्रेट करता है एक साथ ऐसे ऐसे। और ये चारों बगल जो है कई तरंगाग्र बनते चले जाते हैं, ये तरंगाग्र फैलता चला जाता है। तो समान कला में जो है समान दूरी पर स्थित ईथर कण जो है एक साथ वाइब्रेट करना, माने समान कला में वाइब्रेट करना, तो उससे कौन सी ज्यामितीय आकृति उत्पन्न होती है, उसका क्या नाम है। नाम पूछ रहा है, ये क्या नाम है इसका, तरंगाग्र यहाँ पर नाम लिखाएगा। तो समान कला में स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को मिलाने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण हमेशा तरंगाग्र पर क्या होता है। तो आप अभी आपने देखा कि ये जो प्रकाश की किरणें फैल रही है इतरेज रूप में आगे बढ़ती है, अपरिधि जो इसको मान लीजिए तो हमेशा क्या होगी, प्रकाश की किरणें तरंगाग्र पर लंबवत होती है। थ्योरी में आपको कई बार बता दिया गया है इस प्रकार से लंबवत है बच्चों। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तरंगाग्र पर प्रकाश की किरणें कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यही क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण हमेशा तरंगाग्र पर क्या होता है, लंबवत होती है। तो आशा है बच्चों ऑब्जेक्टिव को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और खुद से किताब लेकर के उसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा नंबर लाने के लिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।